पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। इस दफ़ा मैं थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड में एक वीडियो बना रहा हूँ कि इस हफ्ते के अंदर जो भी स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर की जाती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए या वैल्यू इन्वेस्टर के लिए उनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप उस कंपनी के एक ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो उस कंपनी के हर अच्छे और बुरे में बराबर के शरीक होते हैं। इस लिहाज से जो बाखबर इन्वेस्टर होगा वही कामयाब इन्वेस्टर होगा। किसी कंपनी में जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस कंपनी ने अगर कोई नया माइलस्टोन अचीव किया, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके हवाले से कोई अच्छी खबर है, उसके हवाले से कोई बुरी खबर है, तो इस तरह की खबरों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाकर आप उस कंपनी में बेहतर तौर पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स जो होते हैं वो भी आपने देखने होते हैं, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड न्यूज़ हैं उनका देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इस हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं कुछ कंपनीज़ के हवाले से वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा दे सके। और अगर आपने इन कंपनीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रखी तो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो उस हवाले से आप अपना माइंड बना सकें। साथ साथ पूरे हफ्ते में जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट की सिचुएशन रही, रुपये के और डॉलर की जो आपस में कंपैरिजन है, उसके हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी और कुछ दीगर जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस हफ्ते की वो भी डिस्कस की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली खबर है वो बैंकिंग सेक्टर से मीज़ान बैंक लिमिटेड के हवाले से है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। और इसने आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए स्टॉक मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कंपनी अपनी एक एक्सचेंज कंपनी बनाने का, ये जो बैंक है ये अपनी एक एक्सचेंज कंपनी बनाने का इरादा रखता है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा खबरों में भी कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रे मार्केट्स बहुत ज़्यादा बन गई थी डॉलर के हवाले से, फॉरेन करेंसी के हवाले से, उसके ऊपर और जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं इन जनरल उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर था गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा पकड़ दकड़ हो रही थी। और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने देखा कि डॉलर ना सिर्फ ये कि इंटरबैंक में नीचे आया, बल्कि जो हमारी एक्सचेंज जो ओपन मार्केट है उसमें भी काफ़ी नीचे आया। तो उसके बाद ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि बैंक्स के साथ ही बैंक्स को ही फुली ऑथोराइज़ किया जाए कि वो ओपन मार्केट का जो यानी एक्सचेंज कंपनीज़ का रोल है वो भी प्ले करें। तो इस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ बैंक्स, ख़ास तौर पे आज की जो इन्फॉर्मेशन है मीज़ान बैंक के हवाले से, कि ये बैंक्स अब उस साइड पे भी अपना बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मीज़ान बैंक 1 अरब रुपया यानी 1 बिलियन रुपीज़ के इनिशियल पेड अप कैपिटल के साथ अपनी एक मनी एक्सचेंज कंपनी बनाने का इरादा रखती है। तो डिटेल्स उसकी ये है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मीज़ान बैंक लिमिटेड through circular resolution number this dated on September 12, 2023 has approved the establishment of an exchange company with initial paid up capital of PKR 1 billion, subject to approval and clearance by the State Bank of Pakistan and completion of other regulatory compliance requirements. दिस एक्सचेंज कंपनी वुड बी 100% ओन सब्सिडरी ऑफ द बैंक। अब ये एक सब्सिडरी के तौर पे यानी कि एक जेली कंपनी के तौर पे काम करेगी मीज़ान बैंक के। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इस एंगल से भी यानी कि एक्सचेंज कंपनीज के बिजनेस से भी अगर ये कंपनी मीज़ान बैंक अपना फुटप्रिंट एक मजबूती से जमा लेती है तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी। फ्यूचर में ये कंपनी एक और रेवेन्यू स्ट्रीम से अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाने में कामयाब होगी। अब जो दूसरी खबर है वो है फार्मा सेक्टर की, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है सर्ल, जो कि पिछले कुछ अरसे में इसके स्टॉक की जो प्राइस है वो तो काफ़ी नीचे आई। ओवरऑल पाकिस्तान में जो हमने देखा कि फार्मा सेक्टर है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन हैं उसकी जो प्राइसेस हैं वो हाईली रेगुलेटेड होती हैं और दीगर जो अवामिल हैं पाकिस्तानी इकानमी के, उसकी वजह से भी कुल मिला के फार्मा सेक्टर काफ़ी स्ट्रेस का शिकार रहा है। लेकिन सर्ल ने आज जो यानी इस हफ्ते में जो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी है ये काफ़ी हौसला अफजा है कि ये अपनी एक्सपेंशन कर रही है दुनिया के दीगर ममालिक में भी। और ख़ास तौर पे ये जो अनाउंसमेंट है वो यूएई के हवाले से है कि यूएई की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने सर्ल कंपनी को उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट बनाने के लिए बाकायदा एक मंजूरी दे दी है। तो अब सर्ल अपना एक मैन्युफैक्चरिंग साइट यूएई में बनाएगी। तो इससे पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतर विजन के साथ इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उसमें भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और ये डिटेल्स अगर हम यहाँ पे पढ़ें जो कि इसने अनाउंसमेंट दिया उसके मुताबिक, द सर्ल कंपनी लिमिटेड प्राउडली अनाउंसेस दैट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ द कंपनी।
Searle is expanding rapidly in several regions of the world, including South Asia, Southeast Asia, Africa, Francophone Africa, GCC, Commonwealth of Independent States, कनाडा, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका एक्सेट्रा। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली ये तो यूएई की है, लेकिन जो सर्ल एक्सपेंड कर रही है वो अफ्रीकन रीजन के अंदर भी, यूरोपियन रीजन के अंदर भी, अमेरिकन रीजन के अंदर भी, तो थ्रू आउट आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में भी हर तरफ ये अपनी एक्सपेंशन की कोशिश कर रही है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। इट मीन्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी मुस्तकबिल में मज़ीद इसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो बढ़ सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, मुख्तलिफ इकानमीज़ के अंदर। तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ ये कंपनी एक अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट रखती है। अब जो अगली खबर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक कंपनी है ऑक्टोपस डिजिटल, तो उसके हवाले से है। तो ये खबर भी कुछ हद तक रिलेट करती है पिछली खबर से कि इस केस में भी ये यूएई में ही, तो पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनी यूएई में चूँकि वहाँ पर जो फ्री जोन है वहाँ पर कंपनीज़ बना के ये पाकिस्तानी कंपनीज़ भी बड़ा अच्छा अपना फुटप्रिंट वहाँ पे बना के अच्छा बिजनेस कर सकती हैं, इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर ले सकती हैं। तो उसी सिलसिले में ये जो ऑक्टोपस है इसने अपनी एक सब्सिडरी कायम की है यूएई में विद द नेम ऑफ ऑक्टोपस डिजिटल एफजेड एलएलसी। तो ये एलएलसी जो है ये एक सब्सिडरी के तौर पे काम करेगी ऑक्टोपस की, और इसके बाद जो कंपनी है उसके मुताबिक ये एक्सपेक्टेड है कि इसका जो बिज़नेस है उसमें मज़ीद इनोवेशन यानी जिद्दत और बेहतरी एक्सपेक्टेड है आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड हैज़ इनकॉर्पोरेटेड अ न्यू होली ऑन सब्सिडरी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद द नेम ऑक्टोपस डिजिटल एफजेड एलएलसी, और फिर नीचे अरबिक में भी इसका नाम लिखा हुआ है। एज अ फ्री जोन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अंडर द दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी with commercial license number this with business unit in Dubai Intercity. The commercial license from the government of Dubai is attached for pursuit. The UAE's thriving business environment and strategic location make it an ideal hub for Octopus Digital FZ LLC to further enhance its global presence and deliver unparalleled value to its customer. The decision to establish a subsidiary in UAE aligns with Octopus Digital's core values of innovation, customer centricity, growth plan, and global expansion. By expanding its presence in the vibrant market, Octopus Digital aims to better serve the needs of its customers in the region and strengthen its position as a leading player in Industry 4.0 solutions. सो आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, क्योंकि मैंने उर्दू में भी कुछ लिख दिया और साथ में इंग्लिश में जो ओरिजिनल इनका मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी शेयर करता हूँ, ताकि मुकम्मल तौर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी अनाउंसमेंट है या जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर की उसके हवाले से। अब जो अगली खबर है वो इंजीनियरिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर से आगा स्टील के हवाले से है कि ये जो कंपनी है आगा स्टील, इसने अनाउंस किया है कि कंपनी 50 क्यूबिक मीटर ब्लास्ट फर्नेस जो है वो उसके हुसूल के लिए एक मुआहिदा कर रही है, जो कि कंपनी की जो पहले से मौजूद आर्क फर्नेस है उसके साथ बैकवर्ड कंपैटिबल होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेक्निकल टर्म्स हैं थोड़ी सी, बेसिकली आयरन और जो होता है जो कि पत्थर की तरह होता है जिसमें जो कि माइंस से हासिल किया जाता है, उसको फिर वो एक एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, और फिर सब्सिक्वेंटली जो उसकी प्रोडक्ट बनती है फिनिश प्रोडक्ट वो स्टील होती है, आयरन होता है। तो आयरन ओर को इस तरह के फर्नेसेस के अंदर उस खाम माल को यूज़ किया जाता है और फिर उसमें से ये जो फिनिश प्रोडक्ट है वो निकलती है। तो उस हवाले से इसके पास ऑलरेडी आर्क फर्नेस है, तो अब ब्लास्ट फर्नेस के हुसूल के लिए भी इन्होंने मायदा कर लिया है। और दूसरा इन्होंने साथ साथ ये लिखा है कि कंपनी ने केपीके में जो आयरन के माइनर्स हैं यानी कानकन हैं उनके साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत कंपनी को अपनी जो नई ब्लास्ट फर्नेस है उसके लिए खाम माल मुहैया किया जाएगा। और कंपनी का इरादा ये है कि वो आयरन और जो उसको हासिल होगा आलमी मार्केट में उसको बरामद भी करेगी। तो यूँ एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ जाने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस कंपनी का। डिटेल्स अगर हम डिटेल में पढ़ें तो वो ये हैं कि आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 50 क्यूबिक मीटर ब्लास्ट फर्नेस for backward integration with its existing arc furnace. In addition to this, the company has also partnered with iron ore mine owners in KPK for exclusive raw material supply for its blast furnace. The company intends to export iron ore from these mines to the international market based on commercial viability of the international trade.
तो यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी उसमें से वो आयरन ओर जो होता है उसमें से स्टील तो बना ही रही है, लेकिन ये जो वही रॉ मटेरियल है उसको भी एक्सपोर्ट करने का इरादा रखती है, क्योंकि जो माइंस हैं केपीके में उससे ये अच्छी खासी मिकदार में इनको मिल सकता है, उनके साथ जो पार्टनरशिप की है। तो आई होप कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के बिजनेस पे इन फ्यूचर नज़र आएगा। अब जो अगली खबर है वो पाकिस्तान केबल्स के हवाले से है, जो कि केबल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। तो पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड ने जर्मन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो मीडियम वोल्टेज की केबल्स होती हैं उसकी प्रोडक्शन शुरू की है। और कंपनी की जो सीसीवी लाइन है वो मुल्क में सबसे ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटी की हामिल है। अब डिटेल्स इसकी ये हैं कि पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड इज़ प्लीज टू इन्फॉर्म दैट इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ इट्स quaternary continuous vulcanization CCV line with German engineering and technology for manufacturing medium voltage cable have been successfully completed and has started its commercial production. As per our knowledge, the company's CCV line has the highest voltage rating capacity 69 kV फॉर केबल्स इन पाकिस्तान। तो इन जनरल भी आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में हम भी जब लोग कोई घर वगैरह बना रहे होते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की और मोस्ट पॉपुलर जो केबल्स होती है वो पाकिस्तान केबल्स की होती हैं। महंगी होती हैं डेफिनेटली, लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी होती है। तो अब ये अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अच्छी जो रेटिंग की हामिल जो नई केबल्स हैं वो बना रहे हैं। तो इस हवाले से इन्होंने ये आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ शेयर की थी। तो इट मीन्स कि कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग है और अपनी प्रोडक्ट्स को न सिर्फ ये कि उनके एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, बल्कि उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी अपनी एफर्ट्स कर रही है। अब जो अगली इस अब तक जितनी खबरें आपको अच्छी खबरें दी हैं, लेकिन एक आध बुरी खबर भी बीच में अगर आ जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। तो बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड जो है इसने ये अक्सर आप इसकी खबरें देखते होंगे कि ये इसका प्लांट कुछ अर्से के लिए बंद हो जाता है, फिर मज़ीद एक्सटेंशन देते हैं। तो अभी मज़ीद 2 हफ्तों के लिए इन्होंने अपने जो मोटरसाइकिल का प्लांट है उसको बंद करने का ऐलान किया, और रीज़न वही बता रहे हैं कि इन्वेंट्री की शॉर्टेज है, जो एलसीज़ खोलने के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, और जो इंपोर्ट के हवाले से कदगने हैं कुछ हद तक कम हुई हैं, लेकिन फिर भी ताहाल मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पे इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को जो कि प्योरली इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। तो अब पाक सुजुकी का जो मोटरसाइकिल प्लांट है वो मज़ीद 2 हफ्ते के लिए बंद रहेगा, लेकिन इनका जो गाड़ियों का प्लांट है वो मामूल के मुताबिक काम जारी रखेगा। डिटेल्स आपके सामने है कि फर्दर टू अवर लेटर डेटेड अगस्त 13, क्योंकि पहले भी इन्होंने 2 हफ्ते के लिए इस तरह बंदिश का ऐलान किया था, मज़ीद 2 हफ्ते के लिए किया है। ऑन above subject kindly note that due to continued shortage of inventory level, the management of the company has decided to extend the shutdown of motorcycle plant till September 15, 2023. However, automobile plant will remain operative. Further updates, if any, in this regard will be communicated accordingly. इसके बाद अब एक खबर इससे हट के है, स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना था, और बहुत ज़्यादा ये एक र्यूमर गर्दिश कर रही थी कि शायद जो इंटरेस्ट रेट है उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता स्टॉक मार्केट पे और इन जनरल जो बिजनेसेस हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि शरह सूद जो है उसको 22% पे मेंटेन रखने का ही ऐलान किया गया है फॉर अनदर पीरियड, विच मीन्स के कमी के तो खैर कोई अभी फ़िलहाल इम्कानात नहीं थे, लेकिन बढ़ने का जो खदशा था वो ख़त्म हो गया। तो डिटेल्स ये हैं कि contrary to market expectations, the Monetary Policy Committee of the State Bank of Pakistan on Thursday kept the key policy rate unchanged at 22%. At its meeting today, the MPC decided to maintain the policy rate at 22%, SBP said in a statement. This decision takes into account the latest inflation outrun, reflecting the continuing declining trend in inflation from its peak of 38% in May to 27.4% in August. तो इनके मुताबिक जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही हो तो तभी जस्टिफिकेशन होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है उसको रोकने के लिए। लेकिन अभी इस न्यूज़ के मुताबिक 38% से कम होकर 27% पे आ गई है इन्फ्लेशन, विच मीन्स इन्फ्लेशन इज़ कमिंग डाउन। तो अगर ये डाउन ट्रेंड जारी रहता है तो फिर आइडियली तो ऐसे होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए। बहरहाल अभी कम तो नहीं हुआ, लेकिन 22% पे मेंटेन रहा है। अब अगली जो खबर है वो डॉलर के हवाले से है कि इस हफ्ते के दौरान हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेटरी स्टेप्स उठाए गए और जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए डॉलर्स की जो होल्डिंग है उसके खिलाफ, और डॉलर माफिया जो है उसके खिलाफ, और ग्रे मार्केट के खिलाफ, तो उसका असर ये हुआ कि रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ इस हफ्ते के दौरान। और ना सिर्फ ओपन मार्केट में बल्कि इंटर बैंक में भी रुपया बेहतर होता गया, और डॉलर एज ऑफ नाउ 297 से भी नीचे आ गया। तो ये इंटर बैंक के रेट्स आपके सामने 11 तारीख से लेके 15 तक मुसलसल आपको एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है डॉलर का रुपये के अगेंस्ट।
रुपये बेहतरी की तरफ जा रहा है। 301 रुपये 16 पैसे में था 11 तारीख को, फिर 12 को कम होकर 299 फिर 13 को मजीद कम होकर 298 82, 14 को फिर मजीद कम होकर 297 96 पे, और अब आज 15 को मजीद कम होकर 296 85 पे आ गया। तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड हौसला अफजा है पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी बेहतरी के लिए। अब देखना ये है कि ये ट्रेंड मजीद कितने दिनों तक या कितने हफ्तों तक कंटिन्यू रह सकता है। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छा अगर होता है तो डेफिनेटली इसका जो डाउनफॉल है डॉलर का, इसका ओवरऑल जो मार्केट है उसके ऊपर पॉजिटिव असर ज़रूर पड़ेगा। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट पे बल्कि जो हमारी लोकल कंज्यूमर मार्केट्स हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारी आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी कीमतों के ऊपर भी इसका ज़रूर असर पड़ना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आज मार्केट का एनालिसिस भी कर लेते हैं कि इस हफ्ते के दौरान ओवरऑल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 11 तारीख से लेके 15 तक, यानी ये जो 5 सेशन इस हफ्ते के रहे, हम उनको अगर टारगेट करें तो हमारे पास 3 रेड कैंडल्स हैं, विच मीन्स के मंडे, ट्यूसडे और आज यानी फ्राइडे की जो ओवरऑल कैंडल है ये नेगेटिव है, और इसमें पॉइंट्स कम हुए हैं इंडेक्स के। लेकिन आज के यहाँ पर तो आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप PSX की वेबसाइट पे देखें तो आपको पॉजिटिव नजर आ गया, क्योंकि जुमे को 2 सेशंस होते हैं। तो ये सेकंड सेशन की बात हो रही है। सेकंड सेशन का जो ओपनिंग है उससे अगर क्लोजिंग देखें तो बहरहाल 103 पॉइंट्स ऊपर हुई, लेकिन पूरे दिन का अगर देखें तो हमें कैंडल आज भी नेगेटिव नज़र आ रही है। तो 11 तारीख को अगर हम देखें तो हमें जो क्लोजिंग मिली थी वो लगभग 45,800 कुछ पॉइंट्स पे थी, और आज की अगर बात करें तो आज जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 45,744। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरे हफ्ते के दौरान बीच में अप्स एंड डाउन्स आने के बाद आज के दिन तक देखें तो इंडेक्स में पॉइंट्स कम ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। तो बीच में जो दो हमें पॉजिटिव कैंडल्स भी नज़र आई हैं वो भी कोई इतनी उनकी अगर आप बॉडी और विक का को देखें तो हमें पता चलता है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। वॉल्यूम से भी हमें पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पे पिछले दिनों में तो मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से लोग इंतज़ार में थे कि उसमें क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या नहीं। तो उस हवाले से भी और इन जनरल भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा। यही वजह है कि मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नज़र नहीं। लेकिन आज उसके बरक्स अगर आप देखें तो वॉल्यूम कदरे हाल ज़्यादा रहा, बेहतर रहा। इट मीन्स के कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई उसके बाद आज एटलीस्ट इंटरेस्ट लोगों का, यानी कि इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो वी कैन होप कि अगले हफ्ते में भी, अनलेस की कोई और बुरी खबर ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई पता नहीं चलता कब कोई बुरी खबर आ जाए, लेकिन अगर अच्छी खबरें ही रहती हैं तो अगले हफ्ते में हमें मज़ीद स्टॉक मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेहतर वॉल्यूम नज़र आ सकते हैं। क्योंकि ये आप देख सकते हैं पिछले दिनों के भी वॉल्यूम्स देखें तो आज ये एक 11 सितंबर के बाद आज फिर जाके 4 दिन के बाद दोबारा से हमें कदरे हद तक बेहतर वॉल्यूम देखने को मिला है। बाकी अगर हम यहाँ डिटेल्स देखें इंडेक्स की इस पूरे महीने की, और उससे आइडिया लें कि अभी ये जो इस हफ्ते में इंडेक्स कहाँ पे था, तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ दिन पहले 31 अगस्त की अगर बात करें तो उस वक्त तो 45,002, यानी तकरीबन 45,000 से नीचे भी आप कह सकते हैं कि आ गया था, 45,000 के लगभग आ गया था। लेकिन अब दोबारा से ये कम अज़ कम ये है कि कुछ उससे ऊपर ही गया है। लेकिन इन जनरल बात करें तो जो पिछले दिनों में जब वो एक रैली चली थी ख़ासतौर पे IMF के साथ डील के बाद और डिफ़ॉल्ट के खतरात के टलने के बाद, जो 48,000 49,000 पे गया था, वो चीज़ काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है, और अब स्टॉक मार्केट दोबारा से नीचे आके अपना जो एक और इम्पोर्टेंट जोन है 45-46,000 का, उसके बीच बीच में ट्रेड हो रही है। तो अगर यहाँ पर मेंटेन रहती है मार्केट और कोई बड़ा डाउन साइड नज़र नहीं आता, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर की समत जा सकती है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ टेक्निकल्स में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा RSI के हवाले से या दीगर पॉइंट्स के हवाले से, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ होती हैं, जो मेरा मकसद होता है इस चैनल पे, मोस्टली यही होता है कि सिर्फ फंडामेंटल्स को और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जाए। वक्ती अप्स एंड डाउन्स और 5 मिनट की, घंटे की कैंडल्स को डिस्कस करना वो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अब इस हफ्ते में डिविडेंड कौन कौन से अनाउंस हुए उसके हवाले से मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ पर आपको वो वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं और बेहतर तौर पे आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी कंपनीज ने इस हफ्ते डिविडेंड अनाउंस किया। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।